भले। ओके, अगर जल्दी से कोई बच्चा से वेरीफाई कर दे कि सारी चीजें इन ऑर्डर है, सो दैट वी कैन स्टार्ट। हेलो। जी अरीशा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर सब सही वहाँ तो है। सब सही है, ठीक। अच्छा, लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, हमें जितने न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिए, मैं कल 4-5 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए थे। आज कम से कम 2 न्यूमेरिकल और हमें टेस्ट जो है वो रिव्यू करना है। ठीक। तो सबसे पहले जो है वो टेस्ट रिव्यू कर लेते हैं। टेस्ट के बाद 3 न्यूमेरिकल है, गालिबन मैंने ऑलरेडी जो है वो सिलेक्ट किए हुए हैं। इनमें से 2 हमारे लिए सॉल्व करना जरूरी है, एक शायद आप भी जो है वो ट्राई कर लेंगे। सबसे पहले जो है वो टेस्ट रिव्यू कर लेते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट वेव फ्रंट्स। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमेशा मैंने आपसे कहा है कि आपको करना ही चाहिए कि स्टेटमेंट पढ़ते जाएं, जो सही है उसको राइट मार्क करते जाएं, जो गलत है उसे क्रॉस करते जाएं। ऑल द पॉइंट्स ऑन द वेव फ्रंट्स आर इन फेज, ये जुमला बिल्कुल सही है। एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट सर्व एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, ये जुमला भी सही है अगर आपके जहनों में जो है वो हाइजेंस वेव प्रिंसिपल मौजूद है। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट इज इक्वल टू वेवलेंथ, ये जुमला भी बिल्कुल सही है। शायद आपको याद है कि 2 वेव फ्रंट के दरमियान में हमेशा लैम्डा जो है वो मार्क करता था। ऑल द पॉइंट्स ऑन द वेव फ्रंट्स आर आउट ऑफ फेज, ये जुमला जो है वो गलत है। इसका मतलब है पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। इस वजह से ऑप्शन ई जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। Wave from two slits are in phase at these slits and traveling to a distant screen to produce the third order maximum of the interference pattern. The difference in distance traveled by the wave is, देखिए यहाँ पे किसी मैथमेटिकल वर्किंग की नीड नहीं थी। जीरोथ ऑर्डर वहां पे बनता है जहां पे पार्ट डिफरेंस जीरो होता है। फर्स्ट ऑर्डर वहां बनेगा जहां पर 1 लैम्डा होगा, सेकंड ऑर्डर के लिए 2 लैम्डा होगा, तो थर्ड ऑर्डर के लिए क्या बन जाएगा? 3 लैम्डा। In a young double slit experiment, the slit separation is doubled. To maintain the same fringe spacing on the screen to slit distance d must be changed to. Yeah, this slit separation is given by lambda L over D. ये वो फॉर्मूला जो हमने पढ़ रखा है। अब यहाँ पर नोटेशन थोड़ी सी चेंज है। उन्होंने डिस्टेंस को L की बजाय किससे डिनोट किया हुआ है? D से। तो मैं ये कर देता हूँ। अब क्वेश्चन ही कहते हैं ना, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द स्लिट सेपरेशन इज डबल। अगर मैं स्लिट सेपरेशन को डबल कर दूं और मैं चाहता हूं कि डेल्टा एक्स सेम रहे, तो मुझे डी को भी क्या करना पड़ेगा? डबल करना पड़ेगा, ताकि 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो जाए। इसलिए ऑप्शन डी जो है इसका आंसर है। मोनोक्रोमेटिक लाइट एट नॉर्मल इंसिडेंस स्ट्राइक्स अ थिन फिल्म इन एयर इफ लैम्डा डिनोट्स द वेवलेंथ इन द फिल्म। व्हाट इज द थिनेस्ट फिल्म इन विच द रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी मैक्सिमम? विल बी मैक्सिमम इज द हिंट कि किस इंटरफेरेंस की बात हो रही है? कंस्ट्रक्टिव की। और याद रखिएगा ये इंटरफेरेंस नहीं है, ये इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म है। अगर ये इंटरफेरेंस होता तो कंस्ट्रक्टिव होता 0 लैम्डा पे, 1 लैम्डा पे, 2 लैम्डा पे। क्योंकि इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म है, तो पहला कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए लैम्डा बाय 2 पे। ठीक। शायद आपको याद है कि थिन फिल्म में पार्ट डिफरेंस 2t होता था, इससे लैम्डा बाय 2 होना चाहिए। तो t कितना बन जाएगा? लैम्डा बाय 4। ठीक। मैं एक दफा सारा रिव्यू कर दूं, फिर अगर आपके जहन में कोई कंफ्यूजन हो तो आप जो है वो बिल्कुल पूछ सकते हैं। 600 nanometer light is incident on a diffraction grating with a grating element. Rolling separation of 1.7 x to minus 6. The second order maximum occur at diffraction angle of. आप क्या करेंगे? आप फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे m lambda equal d sin थीटा। और बात हो रही है किसकी? सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम की। ठीक। वेवलेंथ कितने की? 600, तो आप यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ पर लिखा जाएगा 600 नैनोमीटर माइनस 9। डी इज 1.7। हमारे पास जो डी की वैल्यू है वो है 1.7 एक्सपोनेंट माइनस 6, जहां पर क्या होगा? साइन ऑफ थीटा। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो देखें 2 इंटू 600 क्या बन जाएगा? 1200 एक्सपोनेंट माइनस 9 डिवाइडेड बाय 1.7 एक्सपोनेंट माइनस 6 इक्वल साइन थीटा। क्योंकि कैलकुलेटर जो है वो आपके पास अलाउड है। अगर आप इसको फिलहाल सिंप्लीफाई करें तो देखिए होगा क्या।
ये बन सकता है 1.2 एक्सपोनेंट माइनस 6 1200 की जगह। ये लिखा हुआ होगा 1.7 एक्सपोनेंट माइनस 6 इक्वल साइन ऑफ थीटा। -6 से -6 कैंसिल। बेसिकली ये लिखा हुआ है 12/17। थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशन अगर कर लूं, अगर मैं विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व कर रहा हूं, तो मैं इसको लिख देता हूं 12/16। ठीक। अगर मैं डेसिमल दोनों के जो है वो रिमूव कर दूं, तो ये बन जाएगा 4/3, और ये आपके पास बन जाएगा 4/4। 3/4। 3/4 का मतलब होता है 0.7। और शायद आपको याद है साइन 45 इज 0.707, तो इसका मतलब है 45 इज द नियरेस्ट चॉइस। Which of the following shows the electromagnetic waves are transverse in nature? तो वो पोलराइजेशन है। हमने बार बार एक बात कही है कि अगर सिर्फ क्वेश्चन ये है कि which of the following shows wave nature, तो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ऑल ऑफ द अबव। इवन अगर यहाँ पर रिफ्लेक्शन भी ले तो बिल्कुल सही है। तो अगर यहाँ पर सिर्फ ये होता वेव नेचर, तो ऑल ऑफ द अबव सही आंसर था। जब वो स्पेसिफिकली बात करें बीइंग ट्रांसवर्स इन नेचर, तो ट्रांसवर्स नेचर सिर्फ पोलराइजेशन से साबित होती है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव पोलराइज नहीं होती। In a double slit experiment, the distance between two slits is 0.1. It means that this is a small d, and the wavelength of light used is 4x to minus 7. This is lambda. If the width on the fringe is 4 millimeter, this is delta x. Then the distance between slits and the screen. मुझे basically L की वैल्यू चाहिए थी। फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर कौन सा? डेल्टा एक्स इक्वल लैम्डा एल ओवर डी। अगर मैं वैल्यूज पुट करूं तो डेल्टा एक्स का मतलब है 4 एक्सपोनेंट माइनस 3, lambda is 4 exponent minus 7, L is unknown, and small d is 0.1 exponent minus 3। अगर आप सॉल्व करना चाहें तो 4 exponent minus 3 into 0.1 exponent minus 3 divided by 4 exponent minus 7 equal L। 4 से 4 कैंसिल। अगर आप और से देखें तो 10 पावर -3, 10 पावर -3 विल बिकम 10 पावर -6। ये लिखा हुआ होगा 0.1 एक्सपोनेंट -6, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1 एक्सपोनेंट -7। तो ये सब और ये सब भी क्या हो जाएगा? कैंसिल। मेरे पास एल का आंसर क्या आ जाएगा? 1 मीटर। एक्स-रे डिफ्रैक्शन पैटर्न आर यूज्ड फॉर स्टडीइंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड बिकॉज। ऑप्शन पढ़ने से पहले एक बार याद कर लें। डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज हम सॉल्ट क्रिस्टल से ऑब्टेन करते थे। क्यों? क्योंकि सॉल्ट क्रिस्टल में जो बॉन्ड लेंथ है, जो लैटिस कांस्टेंट है, जो ग्रेटिंग एलिमेंट बनता है, जो डिस्टेंस बिटवीन डिफ्रैक्शन प्लेन बनता है, वो हमेशा वेवलेंथ ऑफ एक्सरे से कंपेरेबल होता था। अब ऑप्शंस देखते हैं। दे हैव वेरी हाई एनर्जी, हेंस दे कैन पेनिट्रेट थ्रू सॉलिड। दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड हेंस डू नॉट इंटरेक्ट विद मैटर। Their wavelengths are comparable to interatomic distances। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग से मैच भी करता है। Their high frequency enable references। So option C is the correct option। तो ये पूरे R2 MCQs का सोल्यूशन है। अगर किसी के ध्यान में जो है वो MCQs के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है, अब आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें। अगर किसी के भी ध्यान में कोई भी कंफ्यूजन या डाउट है किसी भी एमसीक्यू के हवाले से, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। और अगर डाउट नहीं है तो फिर हम जल्दी से जो है वो न्यूमेरिकल की तरफ चले आते हैं। देखिए, लास्ट टाइम हम सॉल्व कर रहे थे न्यूमेरिकल थिन लेंस फॉर्मूला के, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इन कांटेक्ट के और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज एट डिस्टेंस के। आज के बाद हमें थ्योरी के टॉपिक कवर करने, उसके बाद जो न्यूमेरिकल ले जाएंगे वो बेसिकली अब नया न्यूमेरिकल कोई नहीं होगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के होंगे, टेलीस्कोप के होंगे, बिल्कुल ऐसे सॉल्व होते हैं, तो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। अच्छा, अगर आप एग्जाम्पल प्रॉब्लम 10.6 को देखें, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? टू लेंसेज आर इन कांटेक्ट, आर कन्वर्जिंग ऑफ वन ऑफ फोकल लेंथ 30 एंड डाइवर्जिंग वन ऑफ फोकल लेंथ -10। व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन? देखिए, बात हो रही है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इन कांटेक्ट की, तो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा 1/f इक्वल 1/f1 प्लस 1/f2। द ओनली डिफरेंस इज कि आपके पास एक फोकल लेंथ 30 है और जो दूसरी फोकल लेंथ है वो -10 है। ये बनेगा 1/30 माइनस 1/10। मैं दोबारा याद दिला रहा हूँ, कैलकुलेटर अलाउड है, लेकिन फिर भी अगर आप इसे बगैर कैलकुलेटर सॉल्व करें तो 30 और 10 एलसीएम लेंगे, 30 आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम का मतलब है जो दोनों से कैंसिल हो सके। वरना मैंने आपको दूसरा तरीका बताया हुआ है, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें, न्यूमरेटर में स्वैप करके लिख दें।
ये बनेगा 1 - 3 यानी -2/30, दिस इज 1/f। तो आप एग्री कर लेंगे f इज -15 सेंटीमीटर। और अगर आपको पावर चाहिए तो पावर होगी 1/f, क्योंकि क्वेश्चन में डायोप्टर का लफ्ज नहीं है, लिहाजा आप सेंटीमीटर जो है वो बिल्कुल यूज कर सकते हैं। 1/15 बनेगा। ठीक, आपने 1 को जो है वो 15 से डिवाइड करना है। आपके पास जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट होगा सेंटीमीटर इनवर्स। दोबारा याद दिला रहा हूँ, अगर आप इसको जो है वो डायोप्टर में लिखना चाहेंगे तो आपको फोकल लेंथ को जो है वो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये न्यूमेरिकल ऐसा था जो मैं सॉल्व कराना चाह भी नहीं रहा था, क्योंकि हमने लास्ट टाइम ऐसा न्यूमेरिकल सॉल्व किया। अलबत्ता 10.7 एक अच्छा क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा ये कि आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा। अटेम्प्ट करने के लिए आपको मैं 3 मिनट दे सकता हूँ। इस वक्त 1:17 हो रहा होगा आपके पास। 3 मिनट है। ठीक 1:20 पे हम सोल्यूशन डिस्कस करेंगे, तो सॉल्व करने की कोशिश आप कर सकते हैं। क्योंकि मैं आप में से किसी को देख नहीं पाता, सिर्फ अपना हैंड रेस करके ये बता दें कितने बच्चे सॉल्व कर रहे हैं। ये ना हो कि 3 मिनट आपकी ब्रेक हो जाए कि मैं भी यहाँ पे बैठा रहा हूँ और आप में से कुछ सॉल्व भी नहीं करना। चले बच्चे बच्चे जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। तो जब वर्किंग कंप्लीट कर लें तो जिसके पास भी आंसर आ जाए वो अपना हैंड रेस कर ले, मैं आंसर ले लूंगा। ये दो बच्चों के हैंड रेज हुए हैं, क्या उन्होंने कंप्लीटली सॉल्व कर लिया? सर मरियम अहमद, आप सॉल्व कर चुके हैं क्या? नहीं सर, सर ये जूम कर देखो। ठीक। कोई भी नहीं जी, बोलेगा। हम अब में से कोई किसी रिजल्ट तक पहुंचा? सर -6 सेंटीमीटर आ रहा है। -6 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक। मेरा ख्याल है कि शायद आंसर जो है वो सही होगा, फिर भी सॉल्व करके देख लेता। चले अब एक काम करते हैं। वैसे और किसी ने कंप्लीटली सॉल्व किया क्वेश्चन?
यस सर, ये -6 ही आ रहा है। -6 ही आ रहा है। वैसे आप लोग न्यूमेरिकल कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं विदाउट कैलकुलेटर? अभी तो सर बगैर कैलकुलेटर की। जबरदस्त। मैं बार बार एक बात याद दिलाता हूँ कि वैसे तो एनईडी में अलाउ होता है, लेकिन अगर आप कहीं और टेस्ट देंगे तो शायद वहां पे अलाउ ना हो, इसलिए प्रैक्टिस जो है वो दोनों चीजों की होनी चाहिए। अच्छा देखें, मेरा ख्याल है कि -6 जो है वो इसका सही आंसर होगा, फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। मून लाइट पासिस थ्रू अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 19 सेंटीमीटर। ठीक है, सवाल में आपको जो है वो फोकल लेंथ गिवन है कितनी? 19, which is 20.5 from a second converging lens. So 20.5 is basically L of focal length 2 centimeter. Where is the image of the moon produced by the lens combination? तो एक काम करते हैं, देखें एक रफ स्केच बना लेते हैं। ये हमारे पास पहला लेंस हो गया, ठीक है, ये पहला लेंस, और ये वाला जो है वो दूसरा लेंस। और अब आपसे क्या क्या है, देखिए जब जुमला उन्होंने इस्तेमाल किया मून लाइट, मून लाइट का मतलब ये होता है ऑब्जेक्ट डिस्प्लेज एट इंफिनिटी। अब ये सारी बातें शायद आपको याद हो कि F1 इज 19, P1 इज इंफिनिटी। तो क्या मुझे Q1 के लिए सॉल्व करने की नीड है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि व्हेन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेज एट इंफिनिटी इमेज विल फॉर्म एट F। तो मेरे पास Q1 डायरेक्टली 19 आ जाएगा। मैं लास्ट टाइम ये वर्किंग करके दिखा भी चुका हूं, मैं दोबारा लिख भी देता हूँ। 1/f is 1/P1 plus 1/Q1. Even if you put the values, you will get Q1 equal 19 सेंटीमीटर। अदरवाइज अब आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप जो है वो डायरेक्टली आंसर निकाल सकें। फिर आपको ये मालूम है कि जो L होता है वो बराबर होता है किसके? Q1 प्लस P2। ठीक, इसका मतलब ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर था, इमेज यहाँ कहीं पर बना, अब ये इमेज इसके लिए क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। मेरे पास L की वैल्यू कितनी है? 20.5। मेरे पास Q1 कितना है? 19। ये होगा P2, तो P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.5 सेंटीमीटर। अब आप क्या करेंगे? अब आप वैल्यू निकालना चाहेंगे Q2 की, तो आप फॉर्मूला लिखेंगे 1/F2 इज 1/P2 प्लस 1/Q2। ये अलबत्ता सॉल्व कर देता हूँ। F2 की जगह 2 आ जाएगा, P2 की जगह 1.5 आएगा, Q2 इज अननोन। तो 1/Q2 इज 1/2 माइनस 1/5। देखिए अगर आपकी अरिथमेटिक अच्छी है तो आप में से हर बच्चा एग्री करेगा 2 और 1.5 का एलसीएम 3 लिया जा सकता है। ठीक, या और आसान करेंगे तो 6 ले लें, क्योंकि 6 जो है वो दोनों के टेबल में आ जाएगा। 6 कैसे लिखा मैंने? दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया और न्यूमरेटर में एक्सचेंज करके लिखे 1.5 माइनस 2। 1.5 minus 2 will give you -0.5। 2 into 1.5 is 3। This is 1/Q2। तो Q2 क्या बनेगा? -3/0.5। शायद आपको मेरा जुमला याद है, जब भी कोई नंबर 0.5 से डिवाइड होता है वो हाफ हो जाता है, तो Q2 इज -6। अब मैं अपने ऑप्शंस देखूंगा। लेट्स से मुझे ऑप्शन नजर आए, ऑप्शन ए 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 14.5 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी 6 सेंटीमीटर। अच्छा, अब इस सवाल में ना एक एम्बिगिटी है। वो एम्बिगिटी क्या है कि वो ये कह रहे हैं वेयर इज द इमेज ऑफ द मून प्रोड्यूस बाय द लेंस कॉम्बिनेशन। ठीक है, उसूली तौर पे जब उन्होंने जुमला इस्तेमाल किया लेंस कॉम्बिनेशन, तो आई फील -6 इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज दोनों लेंस का कंबाइन इफेक्ट है। अगर मुझे गलत याद नहीं पड़ता, अगर आप किताब देखें तो किताब में आपको शायद इसका आंसर 14.5 नजर आएगा। वो 14.5 क्यों है? क्योंकि वो 14.5 उन्होंने विद रेफरेंस टू द फर्स्ट लेंस पोजीशन निकाली है, विद रेफरेंस टू सेकंड ने निकाली। इसलिए मेरे यकीन है कि अगर ये क्वेश्चन एप्टीट्यूड में आया तो शायद वो आपकी आसानी के लिए मेंशन कर दें विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट लेंस और विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड लेंस। अगर इस क्वेश्चन में लिखा हुआ होता with respect to second lens, so with respect to second lens, -6 is the correct answer। और इस माइनस का भी मतलब याद रखिएगा, इस माइनस का मतलब है इमेज इज ऑन द राइट ऑफ द सेकंड लेंस और ऑन द लेफ्ट ऑफ द सेकंड लेंस। कोई इस बात का जवाब दे सकता है? मैंने सॉल्व किया, मेरे पास आंसर -6 आ गया, विच इज वैलिड विद रेफरेंस टू द सेकंड लेंस। राइट, सिर्फ इतना बता दें -6 का क्या मतलब है। अगर ये लेंस है तो इमेज राइट पे बनना चाहिए या लेफ्ट पे बनना चाहिए, कंस्ट्रिंग बाकी पूरा सेटअप लेफ्ट के ऊपर था। गलती तुक्का मारना।
जी अब्दुल मोइस। सर लेंस से पहले। नहीं, लेंस से पहले का मतलब लेफ्ट पर, क्योंकि वर्चुअल इमेज है। क्योंकि वर्चुअल इमेज है, मैंने एग्जैक्टली सेम केस आपको जब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज एट डिस्टेंस पढ़ा है, तो वहां पर मैंने ये बात बताई थी कि आप पोजीशन ऑफ फर्स्ट भी निकालते हैं और सेकंड भी। अब अगर मैं निकालना चाहूँ पोजीशन विद रेफरेंस टू फर्स्ट लेंस, तो मैं यहाँ पे खासतौर पे लिख देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट लेंस। याद है मैंने आपको तरीका क्या बताया था कि हम करेंगे क्या, सेकंड लेंस के लिए, फर्स्ट लेंस के लिए एल प्लस क्यू टू, और मैंने कहा था आपको प्लस माइनस का ख्याल नहीं करना। एल कितना है 20.5, क्यू टू कितना है -6, सॉल्व कर लेंगे तो 14.5 जो आंसर आ जाएगा। ठीक, आइडिया समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हैंड रेस कर सकते हैं ताकि मुझे पता चल जाए कि कितने बच्चे इस बात को रिकॉल कर पा रहे हैं। फर्स्ट या फिफ्थ में ऑलरेडी आपने सॉल्व किया हुआ है। अगर क्वेश्चन में वो कहेंगे पोजीशन विद रेफरेंस टू सेकंड लेंस, -6 इज द करेक्ट आंसर। और अगर विद रेफरेंस टू फर्स्ट लेंस कहेंगे तो आपका 14.5 आएगा। ये आइडिया कितने लोगों को समझ में आता है? सिर्फ अपने जो है वो हैंड रेस कर लें ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हम जो है वो कहाँ पर मौजूद है इस वक्त। अच्छा, आप में से कितने, कोई भी एक बच्चा जिसको ये आइडिया समझ में ना आए, आप अपना हैंड रेस कर दें, मैं अनम्यूट करके आपकी कंफ्यूजन लेके आंसर कर सकता हूँ। शायद जिनको समझ में नहीं आया उन्हें समझ में आ जाए कि जब आप कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में डिस्टेंस निकालते हैं, तो वो डिस्टेंस देखिए, मैंने खासतौर पर लेंस Q2 के लिए सॉल्व किया, L2 के लिए, तो मेरा आंसर L2 से आया है। जब मैंने आंसर L2 से निकाला वो -6 आया। अगर मुझे पहले लेंस से निकालना होगा तो मुझे उसके अंदर L को ऐड करना पड़ेगा। L को ऐड करने पे 14.5 आएगा। तो जब ये न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट में अगर आ गया, तो आपने अपने ऑप्शंस गौर से देखना है कि वो विद रेफरेंस टू फर्स्ट लेंस की बात करना है या विद रेफरेंस टू सेकंड लेंस की बात करना है, क्योंकि दोनों के आंसर्स में जो है वो फर्क होगा। क्वेश्चन नंबर एक अच्छा सवाल है, मेरे ख्याल से अब्दुल मोइस कुछ पूछना चाहते हैं। जी अब्दुल मोइस। जी सर अब्दुल मोइस। सर फर्स्ट लेंस से जो इमेज बनेगी वो तो F2 पे बनेगी ना, और F1 पे बनेगी, सॉरी। नहीं नहीं नहीं, जब मैं कहता हूँ ना फर्स्ट लेंस से, तो इसका मतलब वो इमेज नहीं है जिसको आप इंटरमीडिएट इमेज कहते हैं जो पहले लेंस से बनाया। इससे मुराद है पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज विद रेफरेंस टू सेकंड लेंस। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये कहूँ कि फाइनल इमेज यहाँ पर बन रहा है लेट से, तो सेकंड लेंस से उसकी पोजीशन ये हो गई -6, और फर्स्ट लेंस से उसकी पोजीशन ये वाली हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? यस सर, समझ आ गया। ओके, अब जब बात कर लेते हैं प्रॉब्लम 10.8 की, यानी मेरे ख्याल से बहुत अच्छा सवाल है एप्टीट्यूड के लिए, और इस तरह के सवाल बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं, यानी जितने न्यूमेरिकल आपने अभी सॉल्व किए उनमें से ये एक बहुत अच्छा सवाल है एप्टीट्यूड के हवाले से। फाइंड द डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 टू ऑब्टेन एन इमेज ऑफ डबल इट्स साइज। ठीक, डबल इट्स साइज का मतलब है मैग्निफिकेशन इज 2। मैं क्वेश्चन पहले वैसे सॉल्व करूंगा जैसे आप थ्योरी में सॉल्व करते रहें, और एक दफा सॉल्व कर लेंगे तो फिर देखेंगे कि इसे आसानी से और कैसे सॉल्व किया जा सकता है। दूसरी बात, find the distance at which an object should be placed in front of a convex lens of focal length 10 to obtain an image of double its size। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की, तो कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज भी बना सकता है, कॉन्वेक्स लेंस जो है वो वर्चुअल इमेज भी बना सकता है। अब सवाल में वो ऐसे जुमले इस्तेमाल करते हैं जिससे आइडिया हो कि इज इट रियल और वर्चुअल। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो कहते हैं डबल इट्स इमेज ऑन स्क्रीन, अगर क्वेश्चन में मुझे जुमला नजर आ जाए ऑन स्क्रीन, मुझे जुमला नजर आ जाए इन्वर्टेड, ठीक, मुझे जुमला नजर आ जाए ऑन द अदर साइड, ये सारी बातें मिलके आपको सिर्फ एक चीज बता रही हैं कि जो इमेज मेरे पास बनेगा वो इमेज जो है वो एक रियल इमेज होगा। जो इमेज मेरे पास बनेगा वो इमेज जो है वो एक रियल इमेज होगा। ठीक, और अगर रियल इमेज होगा तो रियल इमेज के लिए क्यू कैसा लिया जाता है? पॉजिटिव। अगर सवाल में उन्होंने जुमला इस्तेमाल किया कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन और इरेक्ट
और ऑन दी सेम साइड। ये इस बात की हिंट है कि इमेज इज वर्चुअल। और अगर सवाल में ये चीज मेंशन नहीं की गई तो इसका मतलब ये होगा कि आपको न्यूमेरिकल जो है वो 2 दफा सॉल्व करना पड़ेगा, एक दफा रियल के लिए और एक दफा वर्चुअल के लिए। मुझे मुझे पता नहीं क्यों ऐसा गुमान होता है, बुक का सवाल है, जब आप इसके जवाब देखेंगे तो शायद एक ही जवाब लिखा हुआ है, मुझे मुझे ऐसा लगता है। हालांकि 2 जवाब होने चाहिए, एक रियल के लिए और एक वर्चुअल के लिए। तो सॉल्व करना जो है वो शुरू करते हैं, फिर देखेंगे अगर कोई शॉर्टकट बन सकता है। सवाल में मुझे फोकल लेंथ गिवन है कितनी, 10 सेंटीमीटर। एम मुझे गिवन है कितना, 2। आप कहेंगे एम बराबर होता है क्यू ओवर पी के, 2 इक्वल क्यू ओवर पी, सो क्यू इक्वल टॉइस ऑफ पी। फिर आपको शायद याद आए कि हमारे पास 1/f इक्वल 1/p प्लस 1/q होता था। तो 1/10 मुझे निकालना क्या है सवाल में, एट फाइंड द डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस, मुझे p निकालना है। तो p एज इट इज। अब अगर मेरे पास इमेज रियल है तो मैं q की जगह 2p लिखूंगा। इसको जरा सॉल्व करते हैं। मैंने क्या कहा था, एलसीएम लेना ना है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखे, न्यूमरेटर में एक्सचेंज करके लिखे। 1/10 इज 3p/2p स्क्वायर। p से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो p की वैल्यू बनेगी 3 इंटू 10/2। मेरे पास p की वैल्यू आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। टू गेट द रियल इमेज, जो ऑब्जेक्ट है इट शुड बी प्लेस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, राइट। अब यही इमेज अगर वर्चुअल हो जाता तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं फॉर वर्चुअल, 1/10 1/p प्लस माइनस 2p। क्यों, क्योंकि इमेज इज वर्चुअल। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो p, और यहाँ पर क्या आएगा, 2p। अब आपकी मर्जी, आप माइनस साइन को इस्तेमाल कहाँ पर कर रहे हैं। मैं इसको जो है वो बेसिकली ऐसे लिख रहा हूँ, प्री इंजीनियरिंग वाले बच्चे उसके फायदा उठा रहा हूँ। तो ये बन जाएगा 2p माइनस p, 1/10 इक्वल p/2p स्क्वायर। तो p से स्क्वायर कैंसिल, आप p की वैल्यू जो है वो निकालने क्या आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। अब समझिए, देखिए अगर ये कंप्लीट न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में आया, आपने 15 आंसर निकाल लिया। अब अगर मुझे ऑप्शंस गिवन है 15,10, 15,15, 15,20, 15,5, आई डोंट थिंक मुझे वर्चुअल के लिए सॉल्व करने की नीड है, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन O and F, in only that scenario we can have virtual image from a convex lens। तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ से कम होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं जो हूँ वो 10 से जो कम डिस्टेंस होगा उससे सेलेक्ट कर लूंगा। अब जो बात कह रहा हूं ना, इसे गौर से सुनिएगा। न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व कर दिया। सबसे पहले तो इस बात की बात करें कि अगर इसको कम वक्त में सॉल्व करना है तो फिर मैं करता क्या। देखिए मैं करता सिर्फ ये कि अगर मुझे मैग्निफिकेशन 2 गिवन है तो मैग्निफिकेशन 2 का डायरेक्ट मतलब ये होता है Q इज इक्वल टू 2p। आपको ये सारी वर्किंग करने की जो है वो नीड ही नहीं होती। क्यों, क्योंकि m इक्वल Q ओवर P होता है ना, तो Q निकालूंगा तो वो m टाइम्स P बनेगा। अगर मैग्निफिकेशन 2 है तो वो डायरेक्टली क्या बन जाएगा, टॉइस ऑफ P बन जाएगा। आप ये वाली वर्किंग इग्नोर कर सकते हैं, ठीक। बाकी इक्वेशन में पुट करके सिंप्लीफाई करना अब आपकी अपनी मर्जी है कि आप कितनी आसानी से सिंप्लीफाई करते हैं। मैं क्या बात कह रहा हूं, अगर यही क्वेश्चन पेपर में आता, लेट से मैं इसको दोबारा यहां पर जो है वो अगर पेश कर पाऊं, चलो यहीं पे समझो, सेंड करने से पहले पेश कर दूंगा। देखिए अगर अगर क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस एट व्हिच एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 टू ऑब्टेन एन इमेज ऑफ डबल इट्स साइज। और अब जरा ऑप्शंस देखें, उन्होंने ऑप्शंस आपको ऐसे दिए। ऑप्शन ए 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। फर्स्ट कर लें ऐसी लैंग्वेज से पता चले कि ये रियल है और ये वाला जो है वो वर्चुअल है। ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी is 10 centimeter, comma 12 centimeter. Option D
15 सेंटीमीटर कॉमा 5 सेंटीमीटर। अगर मेरे पास ऐसा क्वेश्चन आ गया तो मैं तो इस सवाल को सॉल्व करूंगा भी नहीं। क्यों सॉल्व नहीं करूंगा? क्योंकि मुझे पता है पहली वैल्यू रियल इमेज के लिए, दूसरी वर्चुअल के लिए। वर्चुअल का डिस्टेंस फोकल लेंथ से कम होना चाहिए। इन तमाम ऑप्शंस में 20 इज मोर देन फोकल लेंथ, 15 इज मोर देन फोकल लेंथ, 12 इज मोर देन फोकल लेंथ, 5 इज द ओनली डिस्टेंस व्हिच इज लेस देन फोकल लेंथ। मैं बगैर किसी कैलकुलेशन के इस ऑप्शन को सही मार्क कर दूंगा, मैं सॉल्व भी नहीं करूंगा। थोड़ा सा जो ना आपके अंदर ये एप्टीट्यूड होना चाहिए कि न्यूमेरिकल पढ़ते ही आंखें बंद करके उसे सॉल्व नहीं करना। कभी कभार हमारे जो ऑप्शंस होते हैं वो हमें ये बता देते हैं कि सही आंसर क्या होगा। हाँ, अगर ऐसा होता है कि मुझे दो ऑप्शन ऐसे नजर आते हैं जिनमें वर्चुअल के डिस्टेंसेस जो है वो फोकल लेंथ से कम होते, तो शायद फिर मैं सॉल्व करने को जो है वो पॉकेट देता, मैं न्यूमेरिकल को सॉल्व भी करता। एक बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि जो बनने वाला इमेज है वो आपके पास रियल है या वर्चुअल है। ये रीजन है कि मैंने जो है वो न्यूमेरिकल को रियल के लिए भी सॉल्व किया, वर्चुअल के लिए भी सॉल्व किया। अगर क्वेश्चन में आपके पास जो है वो मेंशन कर दें कि इमेज इज ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, इमेज इज इरेक्ट, इमेज इज इन्वर्टेड, कोई भी ऐसा जुमला जिससे इस बात का तयन किया जा सके कि बनने वाला इमेज रियल है या बनने वाला इमेज वर्चुअल है, फिर आपको न्यूमेरिकल एक ही वैल्यू के लिए सॉल्व करना होगा। फिर आप दो के लिए सॉल्व नहीं करेंगे। कंफ्यूज करने के लिए वही कर सकते हैं कि वो कहते हैं टू ऑब्टेन द इमेज ऑन द स्क्रीन, और ऑप्शन में कहीं पर दो वैल्यूज गिवन हो, कहीं पर एक वैल्यूज गिवन हो, तो दो वैल्यूज वाले ऑप्शन ऐसे ही रूल आउट हो जाएंगे। क्यों रूल आउट हो जाएंगे? क्योंकि जब इमेज स्क्रीन पे बन रहा है तो वो सिर्फ रियल इमेज होगा। ठीक। अच्छा, अब इसके बाद जो चैप्टर नंबर 10 में हम अगली चीजें पढ़ेंगे वो हमें कुछ डिफेक्ट्स पढ़ने। एक टॉपिक आपने पढ़ा था लेंस एब्रेशन, एक आपने पढ़ा था डिफेक्ट्स ऑफ विजन। अगर पहले बात कर लें लेंस एब्रेशन से, लेंस एब्रेशन का मतलब होता है डिफेक्ट ऑफ अ लेंस। अच्छा, अब अगर हम बात करेंगे लेंस एब्रेशन की, तो जब आप बात करेंगे लेंस एब्रेशन की तो हमें लेंस एब्रेशन के लिए क्या याद रखना है? हमें लेंस एब्रेशन के लिए याद रखना है कि लेंसेज में दो तरह के डिफेक्ट्स होते थे। एक को आप नाम दिया करते थे क्या? स्फेरिकल। और दूसरे को हम नाम दिया करते थे क्या? क्रोमैटिक। क्या किसी के जहन में मौजूद है कि आपके पास जो है वो स्फेरिकल क्या होती थी और क्रोमैटिक क्या होती थी? अगर कोई भी बच्चा अपनी राय का जो है वो इजहार करना चाहे। जी, किसी को याद है स्फेरिकल क्या होती थी, क्रोमैटिक क्या होती थी? चलो हमारे पास 5 मिनट है, मैं जल्दी से मैं ही इजहार कर देता हूँ। देखिए स्फेरिकल क्या थी। अगर आप एक कॉन्वेक्स लेंस को गौर से देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर ये पहली अटेम्प्ट में बन जाए, हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। हम क्या कहते हैं, वो तमाम रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो एक पॉइंट पे क्या हो जाती है? कन्वर्ज हो जाती है। ठीक है, जिस पॉइंट को आप नाम दिया करते थे किसका? फोकल, प्रिंसिपल फोकस का। और जो डिस्टेंस था वो डिस्टेंस आपके लिए कहलाता था क्या? फोकल लेंथ। अगर ये सारी बातें जहनों में हो, यानी जो डायग्राम में बनाता था वो कुछ तरह होती थी। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक। हम ये केस बनाते थे, हम ये कहते थे कि रेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, कुछ इस तरीके से। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये सब की सब एक ही पॉइंट पर जो है वो कन्वर्ज होंगे, जिस पॉइंट को आपने नाम दिया था प्रिंसिपल फोकस का। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। क्यों? देखिए लेंस लाइट को कन्वर्ट करता है अपने कर्व की वजह से। याद है हमने कहा था कि अगर रे प्लेन होगा तो रेस पैरेलल चली जाएंगी। आपने पीस ऑफ लेंस या पीस ऑफ ग्लास को एक एक या दो साइड से कर्व बनाया क्यों? ताकि वो लाइट को कन्वर्ट कर सके। अब रूल बड़ा सिंपल सा याद रखें, अगर एक प्लेन सरफेस है और आप एक बॉल थ्रो करें तो वो स्ट्रेट वापस जाएगी, नॉर्मली वापस जाएगी। आप इसको कर्व कर दें
जो टॉप पे हिट करेगी वो नीचे जाएगी। याद है आप जब गैल्वानोमीटर पढ़ते थे तो आप कॉन्केव पोल बनाते थे ताकि तमाम की तमाम जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो कन्वर्ज हो जाए एक पॉइंट पर, जिसको आप रेडियल फील्ड कहते थे शायद। हाँ, आप जो है वो रिकॉल कर पा रहे हो। तो कर्व जितना ज्यादा होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन आपको डेविएशन उतनी ज्यादा नजर आएगी। इवन इन रिफ्रैक्शन आपको डेविएशन उतनी ज्यादा नजर आएगी। यानी उसूली तौर पे होना ही चाहिए कि अगर मैं इस लेंस की बात करूं, ये जो मैंने नीचे बनाया हुआ है, वो रे जो लेंस के टॉप को हिट करती है, फॉर एग्जांपल ये वाली और ये वाली, ये अगर यहां पर कन्वर्ज हो रही है तो वो रे जो लेंस के रिलेटिवली लोअर पोर्शन को जो है वो हिट करेंगे कुछ इस तरह, या आपको नजर आएगा कि कहीं दूर कन्वर्ज होंगी। जैसे जैसे आप रे को अंदर की तरफ लाते जाएंगे आप नोट ये करेंगे कि जो कन्वर्ज हो रही है वो कन्वर्ज दूर जाके होगी। यानी यहां पर प्रिंसिपल फोकस पिंक के लिए ये वाला पॉइंट है, ब्लू के लिए ये वाला पॉइंट है, इस ब्लू के लिए ये वाला पॉइंट है। यानी आप लेंस को जितना कर्व पे हिट करेंगे कन्वर्ज उतना ज्यादा होगी। यानी मैं ये कह सकता हूं कि एक लेंस में अब मुझे एक प्रिंसिपल फोकस नहीं मिलेगा। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि रे ने लेंस को हिट कहां पर किया है। इस एब्रेशन को हम नाम देते हैं स्फेरिकल एब्रेशन। वो रेज जो लेंस के टॉप को हिट करती हैं वो पहले कन्वर्ज हो जाती हैं, जो मिडिल को हिट करेंगी वो दूर कन्वर्ज होंगी। और टेक्निकली अगर देखा जाए तो जो लेंस का मिडिल पोर्शन होता है वो काफी हद तक आपको पैरेलल नजर आएगा। यानी जो कन्वर्जेंस है वो कहीं बहुत दूर जाके हो रही होगी। जो टॉप है वो कर्व है, वो पहले कन्वर्ज कर देगा। इस डिफेक्ट के लिए हम जुमला इस्तेमाल करते थे कि ये इस वजह से हो रही है क्योंकि लेंस की जो सरफेस है उसकी स्फेरिसिटी एक जैसी नहीं है। वो कहीं पे ज्यादा कर्व है, वो कहीं पे कम कर्व है। अब इसको रिमूव करने का एक ही तरीका है जो हम इस्तेमाल भी करते हैं। देखें, आप अपने लैपटॉप से साइन इन हुए हुए हैं, आप कोई टैबलेट इस्तेमाल कर रहे हैं, आप आईपैड, आप कोई भी स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, इन सब के अंदर लेंस मौजूद है। अगर आप देखें तो क्या आपको पूरा लेंस नजर आता है या आपको लेंस का सिर्फ सेंटर नजर आता है? सिर्फ सेंटर नजर आता है। क्यों? क्योंकि तमाम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में लेंस होगा। लेंस हर जगह से एक जैसा कर्व नहीं होगा, लिहाजा आपको एक फोकस नहीं मिलेगा, मल्टीपल फोसाई मिलेंगे। लिहाजा हमने किया ये कि हमने अपर्चर बनाया। अपर्चर एक ऐसी सरफेस को कहते हैं जो लेंस के सामने रखी जाती है और उसके अंदर एक नैरो ओपनिंग होगी। इसका फायदा क्या होगा? अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं, तो आप इस बात से एग्री करेंगे कि आप जो भी इमेज बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी रे से बनेगा? वो जो आपको ब्लू कलर की रे नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि जो ऑरेंज सरफेस है वो पिंक को भी रोक देगी, वो पर्पल को भी रोक देगी, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक, तो हम लेंस का सिर्फ सेंटर पोर्शन इस्तेमाल करते हैं। नैरो ओपनिंग को नाम दिया जाता है अपर्चर। अगर मैं स्फेरिकल एब्रेशन को रिमूव करना चाहता हूं तो उसे रिमूव करने का तरीका है कि आप लेंस का हमेशा सेंटर पोर्शन इस्तेमाल करें। यही वजह है कि शायद आप में से किसी ने एक्सपीरियंस किया। फॉर एग्जाम्पल, मैं ग्लासेस वेयर करता हूँ एक तवील अरसे से। जब आप अपनी आईसेट टेस्ट करवाएंगे, आप जो भी फ्रेम चूज करेंगे, अगर उसमें कोई पीस ऑफ प्लास्टिक लगा हुआ है तो जो ऑप्टिशियन है वो करेगा क्या? वो आपसे कहेगा कि आप सामने देखें और फिर वो लेंस के ऊपर दो मार्क लगाएगा। क्यों? वो देखेगा आपकी लाइन ऑफ साइट, मार्क लगाएगा। क्यों? ताकि जो लेंस का सेंटर है, लेंस को इस तरह बनाया जाए कि लेंस का सेंटर जो है वो बिल्कुल आपके नॉर्मल आई लाइन के ऊपर आ रहा हो। ठीक, तो ये कहलाती है लेंस एब्रेशन में से पहली स्फेरिकल। हाँ, यहीं से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली क्लास में। मंडे को आपका टेस्ट होगा। टेस्ट जो है वो थिन लेंस फॉर्मूला और उसके न्यूमेरिकल तक आएगा। ठीक, तो यहीं से रिज्यूम करेंगे अपनी अगली क्लास में। अगर किसी के ध्यान में जो है वो कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। अगर कोई बहुत ही क्विक क्वेश्चन हुआ तो आंसर कर देंगे, अदरवाइज हम रिज्यूम करेंगे यहाँ से अपनी अगली क्लास में।